तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी इरेक्शन की बात होती है तो सारा ध्यान पुरुषों पर चला जाता है ना? पर सच तो ये है कि फीमेल इरेक्शन भी उतना ही रियल और उतना ही फंक्शनल होता है। तो आज हम इसी कमाल की शारीरिक रचना को समझने वाले हैं। तो असली सवाल ये है, क्या फीमेल इरेक्शन और क्लाइमैक्स सिर्फ प्लेजर के लिए हैं या फिर नेचर ने उन्हें रिप्रोडक्शन में कोई सीक्रेट रोल दिया है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि मेल और फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू की बनावट काफी मिलती जुलती है, और ये सब एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या समजात संरचनाएं। तो ये समजात संरचनाएं आखिर हैं क्या? सोच कर देखिए, जैसे किसी के पास मिट्टी का एक गोला हो, अब उससे एक कटोरी भी बन सकती है और एक प्लेट भी। ठीक वैसे ही जब एक भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो एक ही शुरुआती टिश्यू से पुरुषों में पेनिस बनता है और महिलाओं में क्लिटोरिस, मतलब वो एक ही बायोलॉजिकल मिट्टी से बने हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, क्लिटोरिस के हिस्से जैसे क्रूरा, बॉडी और ग्लैंड्स सीधे सीधे पीनिस के क्रूरा, शाफ्ट और ग्लैंड से मेल खाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति ने एक ही ब्लूप्रिंट को दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया हो। तो फिर ये सब काम कैसे करता है? इरेक्शन शुरू होने के दो मेन रास्ते हैं। ये दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, पर अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं। पहला रास्ता है रिफ्लेक्सिव, जो सीधे फिजिकल टच से शुरू होता है, समझ लीजिए जैसे कोई स्विच ऑन कर दिया हो। और दूसरा है साइकोलॉजिकल रास्ता, जो हमारे दिमाग से शुरू होता है, किसी रोमांटिक ख्याल से, किसी को देखने से या कोई खास गाना सुनने से। इसका प्रोसेस ना काफी सीधा है। उत्तेजना होती है तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के S2 से S4 लेवल तक एक सिग्नल जाता है। फिर वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल मैसेंजर निकलता है। यह हमारी धमनियों को रिलैक्स होने और फैलने का ऑर्डर देता है, जिससे इरेक्टाइल टिश्यू में तेजी से खून भर जाता है। एनाटॉमी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसे याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन इस्तेमाल करते हैं, S2, 3 and 4 कीप्स द क्लिटोरिस ऑफ द फ्लोर। ये उन जरूरी स्पाइनल नर्व्स को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है। इसे ऐसे समझिए, जब डॉक्टर घुटने पर हथौड़ा मारता है तो पैर अपने आप उछलता है ना? उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही टच से होने वाला इरेक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जाता है। दिमाग को तो बस एक कर्टेसी कॉल मिलती है कि हाँ भाई ये हो रहा है। चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। रिप्रोडक्शन में फीमेल इरेक्शन और ऑर्गेज्म का आखिर रोल क्या है? और इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। तो क्या प्रेगनेंसी के लिए फीमेल ऑर्गेज्म जरूरी है? टेक्निकली नहीं। जब तक स्पर्म सही जगह पहुंच जाए प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ऑर्गेज्म इस पूरे प्रोसेस को एक जबरदस्त बूस्ट देता है। देखिए, ऑर्गेज्म के दौरान शरीर में कमाल का टीम वर्क होता है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां स्पर्म के लिए चीयर लीडर्स की तरह काम करती हैं, उन्हें आगे धकेलती हैं। गर्भाशय की नलिका एक VIP गेट की तरह खुल जाती है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक गाइड की तरह गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ताकि स्पर्म सीधे अंडे की तरफ बढ़ सके। और बस यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मुकाबले नेचुरल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के चांस अक्सर ज़्यादा क्यों होते हैं। कुदरत का ये सिस्टम सच में रिप्रोडक्शन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो अब इसे जरा बड़े एंगल से देखते हैं, एक एवोल्यूशनरी नजरिए से। प्लेजर यानी आनंद सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। एवोल्यूशन का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, जो चीजें अच्छी लगती हैं हम उन्हें बार बार करना चाहते हैं। तो आनंददायक संभोग ये पक्का करने का नेचर का अपना तरीका है कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने का काम एक मजबूरी ना लगे, बल्कि एक चाहत बन जाए। और इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, जितनी ज्यादा बार इंटरकोर्स होगा, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के मौके भी उतने ही बढ़ जाएंगे। ये एक आसान लेकिन बेहद असरदार बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि क्या प्लेजर सिर्फ एक अच्छा एहसास है या फिर ये किसी भी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इवोल्यूशन का सबसे स्मार्ट और सबसे पावरफुल टूल है। शायद कुदरत की सबसे बड़ी प्रेरणा यही हो।